15 जनवरी की तारीख बीत चुकी है, लेकिन इसका जो रेजोनेंस है ना अभी भी है। और वो इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है बीएसपी ने शंखनाद कर दिया 2027 का शंखनाद। क्या इस बार हाथी शंख बजाकर चुनाव के रास्ते पर निकलेगा और विजय प्राप्त करेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि बहन जी ने अपने 70वें जन्मदिन पर क्या कहा? कई बातें कही, लेकिन एक मोटी बात देखिए, ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं सम्मान चाहिए, हमारी सरकार में मिलेगा उन्हें सम्मान। यह बात इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले बहन जी ने ही कहा था कि अपर कास्ट का वोट बीएसपी को कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब ऐसे में अब ब्राह्मण तो अपर कास्ट में ही आते हैं, ब्राह्मणों को लुभाना, तो क्या वो सम्मान की खातिर, मतलब ऐसा है कि ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है बीजेपी की सरकार में? इस पर बात करेंगे। कैसे ब्राह्मण वोट बैंक जो कांग्रेस का था साल दर साल छटक गया, इस पर बात करेंगे आंकड़ों के साथ। 2007 में बहन जी की सरकार में कितने ब्राह्मण मंत्री थे? 2012 में समाजवादी सरकार में कितने ब्राह्मण मंत्री थे? फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितने ब्राह्मण मंत्री थे? फैक्ट के साथ सारी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बिग पिक्चर समझते हैं और वो समझाने के लिए मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी। अभिषेक जी, पहला सवाल, मेरा सवाल वहीं से उठेगा कि जो बहन जी ये कह रही थी कि अपर कास्ट का वोट कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो ये क्यों कह रही कि ब्राह्मणों को सम्मान हमारी सरकार में मिलेगा? मतलब अपर कास्ट को एक तरफ उन्होंने ये भी इशारा किया कि ये वोट हमें नहीं आ रहा, अब वो उसी में सेंधमारी कर रही हैं। 2007 मॉडल है या वाकई इनको लग रहा है कि ब्राह्मण उपेक्षित है? एक बहुत बीच की एक बहुत ही बारीक लाइन है जो हम मिस कर रही है कहते हुए। बहन जी जब भी कहती हैं अपर कास्ट का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक चीज़ और जोड़ती हैं, गठबंधन में हमेशा जोड़ती हैं। अच्छा। कि गठबंधन हम करेंगे किसी के साथ, ये उन्होंने इस बार भी कहा है, जन्मदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि गठबंधन हम करेंगे। पहले तो कहा हम अकेले लड़ेंगे, फिर कहा गठबंधन के लिए हम ओपन है अगर अपर कास्ट का वोट ट्रांसफर हो तो। वो गठबंधन के लिए बहन जी का क्लियर कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे वोट तो आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। वो बेसिकली कांग्रेस के लिए कहा था। हाँ। कि कांग्रेस हमारे वोट तो ले लेगी। हाँ। लेकिन जो कांग्रेस के साथ अपर कास्ट का वोट जुड़ता है वो हमारे पास आएगा कि नहीं, आप इसकी गारंटी दे दो। तो वो जो उनका कहना है वो उन दूसरी पार्टियों के लिए मैसेज है जो बीएसपी से समझौता करना चाहती हैं कि पहले गारंटी दें कि उनका जो वोट है वो ट्रांसफर करा पाएंगी कि नहीं। अगर गारंटी देती हैं तो बात करेंगे, वो अलग इशू है। ये जो बहन जी कह रही हैं ब्राह्मण को बाटी चोखा नहीं बल्कि सम्मान चाहिए, ये बहन जी का 2007 के दौर से एक तरह का कोर इशू है। 2007 के बाद बहन जी ने इसे कभी छोड़ा नहीं है। पार्टी कई लगातार नीचे गिरती रही है, लेकिन आप देखिए हर इलेक्शन के पहले एक न एक बार इसका जिक्र जरूर आता है। इस बार हमने ये स्टोरी पहले से की थी कि 15 जनवरी से बहन जी ब्राह्मणों के लिए, जब ये ब्राह्मण बाटी चोखा वाली पार्टी चल रही तभी हमने स्टोरी कर दी थी कि 15 जनवरी से बहन जी ब्राह्मणों के लिए बड़ा मैसेज देंगी। हमारी बात हुई थी बीएसपी में, उनकी जो लीडरशिप है बहन जी के आसपास जो लोग हैं, उन्होंने क्लियर कहा था कि बहन जी का पूरा प्लान तैयार है और बहन जी ने ब्राह्मणों के लिए करके दिखाया है। किसी और बाकी लोग ब्राह्मणों को या तो एज ए वोट बैंक समझते हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं या ब्राह्मण उनके यहाँ आ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ब्राह्मण जिस मुकाम पर गए हैं उसका ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं रहा है। नंबर 2 पोजीशन दिए बहन जी ने ब्राह्मणों को, नंबर 2 अपनी कैबिनेट में भी, पार्टी सेटअप में भी, हर जगह नंबर 2 पर रखा है और आज भी उसी प्रयोग के लिए तैयार हैं। तो ये मैसेज है और जब इस मैसेज को हम पढ़ते हैं तो हमको अक्टूबर की वो तारीख याद रखनी चाहिए जब बहन जी ने लखनऊ में रैली की थी और 9 अक्टूबर, और दलित वोट बैंक उनका उभर के सामने आ गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जो भी सेंध लगी है दूसरी पार्टियों की बीएसपी के कोर वोट बैंक में, बीएसपी ने उसको वापस ले लिया है। अब उसके बाद अगला एजेंडा यही था कि ब्राह्मण को जोड़ना है 2007 वाली तरकीब से, दलित और ब्राह्मण आइडियल कॉम्बिनेशन, ये उसी की शुरुआत है। तो उसकी शुरुआत है, लेकिन राह बड़ी मुश्किल है। क्यों भाई? पीडीए में अखिलेश यादव भी एक फॉर्मूला लेके हाजिर हैं कि पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है, और बीजेपी जो कि परंपरागत वोट बैंक मानती है कि ब्राह्मण समाज भले ही नाराज दिख रहा है पर वोटिंग के दिन वो आ जाएगा, इस ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या इस भरोसे के साथ बीजेपी अभी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। अब मैं
एक फैक्ट आपको बताता हूं कि 2007 में जब बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2012 में जब अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो कितने ब्राह्मण मंत्री थे? जरा फैक्ट मैं आपको बताता हूं और उनके नाम भी बताऊंगा कि कौन थे। देखिए, 2007 से 12 वाली बीएसपी में ब्राह्मण मंत्री थे। माफ कीजिएगा, बसपा सरकार में ब्राह्मण मंत्री 7। कौन कौन? रामवीर उपाध्याय, राकेश दत्त त्रिपाठी, नकुल दुबे, रंगनाथ मिश्रा, आनंद कुमार मिश्रा। ये अनंत कुमार मिश्रा है, अंतु। हाँ, इन्होंने गलत छाप दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अंतु मिश्रा। हाँ, अनंत कुमार मिश्रा, राजेश तिवारी, दद्दन मिश्रा, ये 7 नाम हो गए। अब इन 7 नाम में जाहिर रामवीर उपाध्याय ऊर्जा मंत्री थे और तूती बोलती थी इन नामों की। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों को एक अच्छा खासा वर्चस्व हासिल है बहन जी की सरकार में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपने बोली कि तूती बोलती थी। ये यही समझ लीजिए अलगाव है बहन जी की सरकार और आज जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यही डिमार्केशन। उस समय के जो ब्राह्मण मंत्री थे ना, उनके पास पावर क्या था, क्या पावर एक्सरसाइज करते थे, उनके विभाग में किस तरह से कोई भी गैर जरूरी दखलंदाजी नहीं थी, जरूरी को छोड़ करके। आज के ब्राह्मण मंत्रियों के पास पावर क्या है? मंत्रालय है, मगर पावर तो है ही नहीं। अच्छा, ये नाम लेते हुए ना पूरा वही आ जाता है कि इतने ताकतवर मंत्री होते थे ये लोग। अब आते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है 2012 में, पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी आती है। अब देखिए उनके मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, कामेश्वर उपाध्याय, अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे, मनोज पांडे, राजा राम पांडे और इसके अलावा माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव की सरकार में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी मंत्री के लिहाज से देखें तो 6, अब चूंकि कैबिनेट रैंक होती है तो 7 हो गए, यानी 7-7। अब 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, हालांकि चेहरे पर चुनाव नहीं होता है लेकिन मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। फिर देखिए कितने ब्राह्मण मंत्री? डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, राम नरेश अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सतीश चंद्र द्विवेदी, अनिल शर्मा, आनंद स्वरूप शुक्ला, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। अब समाजवादी पार्टी की तरह ही योगी आदित्यनाथ सरकार की पहला जो टेन्योर था उसमें विधानसभा स्पीकर बने हृदय नारायण दीक्षित, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटीज थे। अभिषेक जी, सवाल यह है कि आंकड़े देखें तो यहां तो ज्यादा इन्होंने पद दिए हैं मंत्रियों के, फिर भी ये सवाल कि ब्राह्मण उपेक्षित है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहले आप इसकी बात कर लेते हैं, योगी पार्ट 1 की बात कर ले रहे हैं। ये ठीक है कि संख्या ज़्यादा थी, संख्या इसमें 9 है, लेकिन आप कहानी क्या थी? ये आप नाम गिनते डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये वो मंत्री दिनेश शर्मा जिनका बड़ा कद था, डिप्टी सीएम था, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास शिक्षा मंत्रालय था जितना मुझे याद आ रहा है। और स्थिति ये थी कि शिक्षा मंत्रालय में भी वही होता था जो सीएम ऑफिस आदेश करता था। फाइलें मूव होना, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब कुछ में सीएम ऑफिस की दखलंदाजी। और आलम ये हो गया था। दूसरा नाम ब्रजेश पाठक, आपको याद होगा, बतौर कानून मंत्री, कोविड का दौर था और ये इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी कि सीएमओ सुन नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है और लखनऊ के लोग जो है इस तरह से उनकी जान जा रही है। खुलेआम आ गए थे ब्रजेश पाठक अपनी सरकार के खिलाफ और बड़ा ही चर्चा में आया था मामला। तो ये है श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री। श्रीकांत शर्मा आज बाहर ही हो गए हैं क्योंकि बतौर ऊर्जा मंत्री भी उनको साथ यही समस्या आई। और जितने भी नाम आप देख रहे हैं इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि जिसने अपना टेन्योर एंजॉय किया हो। या तूती बोलती, हाँ, तूती बोलती थी या उसके मुताबिक उसका टेन्योर चला, जो एक फ्रीडम दी जाती है नहीं थी। सारी फ्रीडम आके योगी आदित्यनाथ में सिमट गई थी कि योगी आदित्यनाथ जैसा कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को, जबकि 50 के करीब संख्या विधायकों की, 50 के करीब विधायकों की संख्या, हाँ, और उसके बाद और ब्राह्मणों का वोट शेयर जो है वो 80% से ऊपर बीजेपी के साथ, उसके बाद ब्राह्मण विधायकों को सिर्फ आपने पद दे दिया, एम्पावर नहीं कर रखा, ये बड़ी समस्या हुई। ओके, आइए एक बात और अखिलेश यादव के दौर में बता दूं। देखिए, अखिलेश यादव के दौर में खास बात ये थी कि अखिलेश यादव का पहला टेन्योर था बतौर मुख्यमंत्री। और वहां पर तो गजब एम्पावरमेंट था, ब्राह्मण का ही नहीं, वहां सब, क्योंकि इतने पावर सेंटर थे, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, नेताजी, आजम खान, पावर सेंटर थे। तो वहां पर ये जो मैं आप एग्जाम्पल दूं, पवन पांडे, मनोज पांडे गजब के इम्पोर्ट मिनिस्टर थे। मनोज पांडे तो बहुत ही अजीज करीब रहे हैं अखिलेश यादव के, अभी उनका अलगाव हुआ कुछ दिनों पहले की बात है, बड़े करीब रहे हैं। तो यहाँ एम्पावरमेंट यहाँ भी दिखता है, सपा में भी दिखता है, एम्पावरमेंट बसपा में भी दिखता है। बीजेपी में आकर के सब वन मैन शो हो गया, दिक्कत वहां शुरू हुई।
अब जरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण फैक्टर समझते हैं। देखिए वर्तमान के तो सब आपको पता है, थोड़ा अतीत में जाते हैं, देखते हैं कहां से चीजें डिरेल हुई किन पार्टियों के लिए। बसपा के बाद बीजेपी ने डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, कांग्रेस ने डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को प्रदेश की कमान सौंपी, जो कि ब्राह्मण थे, यानी स्टेट पार्टी चीफ। बीजेपी को तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को इसका लाभ मिला। 2007-8 के दौरान रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला गया। इसका फायदा हुआ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 22 सांसद हो गए। सपा ने भी कुछ ब्राह्मण नेताओं को आगे करना शुरू किया और 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भी यह कार्ड चला। समाज का यह वर्ग सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है, इसलिए इसे अपने पक्ष में करने की हर दल में होड़ रहती है। अब देखिए, ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे कई साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन 1989 में मंदिर आंदोलन के बाद यह वोट बैंक शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के चलते साल 2000 के आसपास ब्राह्मणों को लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो यह वोट बैंक बीजेपी से भी अलग हो गया। यानी बीजेपी से रूठा था यह वोट बैंक, पहले भी बीजेपी का हुआ, फिर अलग हो गया। इसके बाद 5 जून 2005 को जब बीएसपी ने अपना ट्रैक बदलकर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करना शुरू किया, तो दूसरे दल भी चौंके। लेकिन बीएसपी की तरफ से 2007 के चुनाव में 56 ब्राह्मण कैंडिडेट्स उतारे गए। इनमें से 41 चुनाव जीत गए, विधायक बन गए और पहली बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब एक नैरेटिव आता है कि जो बीएसपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी, ब्राह्मणों ने बनाई थी। इस सरकार में ये नैरेटिव क्यों नहीं आता कि ये सरकार ब्राह्मणों ने बनाई है? नहीं, देखिए दो बातें थी। सबसे ज्यादा एमएलए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि बीएसपी की जो सरकार 2007 में बनी, बहन जी जिस लीगेसी को कैरी कर रही थी वो ये था कि वो दलित प्रधान पार्टी थी वो। और शुरू में ये बात भी सामने आई, ये जो कुछ ऐसे नारे सामने आए, जो नारे अपर कास्ट के खिलाफ, वो बातें सामने आई। तो बहन जी ने जब सोशल इंजीनियरिंग करना शुरू किया तो वो एक बड़ा एक सेंसेशन हुआ, पॉलिटिकल सेंसेशन था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक पार्टी जो टोटली दलित ओरिएंटेड पार्टी है, उसने सबसे जो सवर्ण तबके में भी जो उस हायरार्की में टॉप समझे जाते हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए। और स्पेसिफिक ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे नारे लगने शुरू हो गए। तो वो चर्चा में जम करके आ गया। और उसके बाद बहन जी जब सरकार आ गई तो सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ में थे ही, आज भी हैं सतीश चंद्र मिश्रा। बहन जी का जो पावर सेंटर है उसके मेन स्टेज सतीश चंद्र मिश्रा रहे हैं, आज भी हैं। और ब्राह्मणों को जम करके प्रतिनिधित्व भी दिया गया, तो इसलिए वो चर्चा में आया। इस सरकार में हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने वोट तो दिया, जम करके दिया, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भागीदारी भी मिली पर एम्पावरमेंट नहीं मिला। वो जैसे राजस्थान में कठपुतली नृत्य होता है, आप कठपुतलियाँ भर दीजिए, हरे रंग की कठपुतलियाँ, लाल रंग की, पीले रंग की। अब आपने हरी कठपुतलियाँ खूब ढेर सारी भर दी हैं या पीली भर दी हैं, लेकिन वो नाचेंगी तभी जब पीछे से डोरी चलेगी। वो स्थिति हो गई यहाँ ब्राह्मणों की, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी घटनाएं, एक नहीं कई घटनाएं हुई जहाँ पर ब्राह्मणों के साथ में नाइंसाफी की बात सामने आई। वहाँ पर कोई स्टैंड नहीं लिया पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। और जो ब्राह्मण नेता मंत्री थे वो पीछे हट गए। उनका ये ऑफ रिकॉर्ड कहना था कि जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम किस मुंह से ब्राह्मणों के पास जाके उनके मुद्दे उठाएं। हम जाएंगे, मुद्दे उठाएंगे और आखिरकार में ढाक के 3 पात, ना वहां मुंह दिखा पाएंगे ना अपनी सरकार को मुंह दिखा पाएंगे। तो ब्राह्मण मंत्री और विधायकों ने अपने ही समाज के मुद्दों से किनारा करना शुरू कर दिया कि हम एम्पावर्ड ही नहीं है तो हम उनके सामने क्या मुंह लेकर के जाएं। ये एक और बड़ी समस्या हुई। एक चीज और, जैसा मैं ये समझता हूँ, जैसे यहाँ ये सच सामने आया या एक फैक्ट सामने आया कि जो ब्राह्मण विधायक हैं बीजेपी में एम्पावर नहीं है, उनके अपना वजूद योगी आदित्यनाथ की छाया से या उनकी सीएम है चूंकि, तो उनसे इतर नहीं है। क्या ब्राह्मण समाज, जो वोटर, मैं वोटर की बात कर रहा हूं, विधायकों की नहीं, क्या वोटर भी उपेक्षित महसूस कर रहा है? ये तो विधायक तो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वो मीटिंग से साबित हो गया। अब वोटर क्या, वो ये इस सरकार को अपनी सरकार मान रहा है या उसकी शिकायतें? देखिए, मुझे लग रहा है कि विधायकों की उपेक्षा फिर भी कम है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप वोटर की उपेक्षा कर रहे हैं। भाई विधायकों की उपेक्षा यही है कि उनके कहने पे काम नहीं हो रहे हैं, तो बाकी विधायकों के भी नहीं हो रहे हैं। वो तो सिंपल ये तो यूपी में ये यूनिवर्सल कंडीशन बताई जाती है कि यहाँ विधायकों की सुनवाई नहीं, नौकरशाही हावी है, थानों तहसील कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो विधायक, ब्राह्मण विधायक तो फिर भी एक गनीमत है कि उनके पास विधायक होने का रुतबा तो है ना अपना। भाई वो अपनी बातें पहुँचाने में सक्षम हैं, सुनवाई हो ना हो बात लगे। ऐसा भी नहीं कि सुनवाई एकदम ना होती हो, 70% नहीं होती होगी, बस 30% तो होती ही होगी। पर ब्राह्मण जो आम
जनमानस है उसकी समस्याएं ज़्यादा विकट हैं। इस लिहाज से विकट हैं कि उनको ये उम्मीद थी कि हम 90% 80% वोट बीजेपी को दे रहे हैं तो हमारा ख्याल रखा जाएगा। जैसे बहन जी की सरकार में ये था कि उस समय ये बात चलती थी कि ब्राह्मण हैं आप, अच्छा ठीक है, तो आपके लिए कुछ उनके जहन में ये बात थी कि ब्राह्मणों ने हमको जिताया है, एक तरह का ऑब्लिगेशन था। यहाँ वो ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ एक तरह से वो खिचड़ी सी हो गई। यहाँ ब्राह्मण भी हैं, हमारे बाकी एक सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन भी है, उन सब के साथ मिलकर के हम जीतते हैं। तो वो प्रेशर एक तो था नहीं, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरा ये था कि योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली। योगी आदित्यनाथ की एक अपनी खुद की भी हिस्ट्री है गोरखपुर की, मठ बनाम हाता की, और वो हिस्ट्री ही ब्राह्मण बनाम ठाकुर की हिस्ट्री। आप गोरखपुर में किसी से पूछिए, बच्चा बच्चा जानता, बाहर भी जानता, किस तरह से हरिशंकर तिवारी के साथ में मठ की लंबी संघर्ष चला। योगी खुद उसमें किरदार रहे हैं, योगी रहे हैं, वीरेंद्र शाही रहे हैं, तमाम किरदार रहे। इधर से हरिशंकर तिवारी रहे हैं, उनके साथ में और तमाम किरदार उस मामले में एंट्री किए हैं। तो ये पूरा एक लड़ाई चली लंबे समय तक। तो ऐसे में ये सारा नैरेटिव वहीं से शुरू हुआ कि योगी आदित्यनाथ वो जो उनका पास्ट है उस पास्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं। आज भी उसी ब्राह्मण बनाम ठाकुर के संघर्ष का एक किरदार बनकर के वो शासन कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव गया और फिर कई घटनाएं घटी। मोहित पांडे की जिस तरह से मौत हुई, उधर से आदर्श उपाध्याय की मौत हुई, ब्राह्मण जिनको ब्राह्मण बाहुबली, उन पर जिस तरह से एक्शन हुए, विजय मिश्रा पर एक्शन हुए, गणेश शंकर मिश्रा पर एक्शन हुए, अनुराग दुबे, अनुपम दुबे पर एक्शन हुए। लेकिन दूसरी जाति या ये आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ की जो अपनी स्वजाति की बाहुबली, उनको तो एकदम लगा कि रेड कारपेट उनके लिए लाल कालीन बिछा दी गई है कि आराम से खनन, यहाँ वहाँ कब्जा, कोडीन, कहीं कुछ हो लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। इस सब ने ब्राह्मण के आम मतदाता को हताश किया। उसे लगा कि हमारा कोई से नहीं, हम बस वोट दबाने के लिए और पीछे जयकारा लगाने के लिए हैं। ओके, ये पॉइंट आपने बहुत बेहतर समझा है। अब देखिए कुछ और फैक्ट बताता हूँ। 1993 में बीजेपी के 17 ब्राह्मण विधायक थे, 1996 में 14, 2002 में 8, 2007 में 3 और 2012 में 6 ब्राह्मण विधायक थे। वहीं बीएसपी के 1993 में कोई ब्राह्मण विधायक नहीं था। 1996 में 2 हुए, 2002 में 4 हुए, 2007 में 41, 2012 में 10। इसी तरह सपा के 1993 में 2 ब्राह्मण विधायक, 96 में 3, 2002 में 10, 2007 में 11, 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक थे। अब कांग्रेस की चर्चा क्या करनी, कमी होते जा रहे हैं। यहां एक चीज तो साफ तौर पर एक सवाल उठता है और आंकड़े जो बताते हैं, मान्यवर काशीराम की बीएसपी से बहन जी की बीएसपी अलग थी सोशल इंजीनियरिंग में, क्योंकि ब्राह्मण विधायकों का अचानक से आप बताइए 56 टिकट देते हैं, 41 जीतते हैं। तो ये प्रयोग बहन जी का खुद का था। मतलब मेरा सवाल ये है कि काशीराम की बीएसपी और मायावती की बीएसपी अलग है, मानते हैं आप इस चीज को? उसमें देखिए 2 चीजें हैं। काशीराम जिस दौर में एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, हालांकि 2006 में उनका स्वर्गवास हो गया, 2007 में बीएसपी अपने दम पे सत्ता में आ गई और उसके पहले काफ़ी लंबे समय तक बीमार भी रहे। लेकिन जब तक वो एक्टिव थे तब तक वो दौर था ही वही। वो जैसे फूलपुर से इलेक्शन लड़े, जम करके फूलपुर से लड़े और अमेठी से लड़े, अमेठी से भी लड़े, क्या नाम है, दिल्ली से भी लड़े, वो तो इलाहाबाद से लड़े, वीपी सिंह के खिलाफ लड़े। तो वो जो दौर था ना, वो मंडल की पॉलिटिक्स का दौर था जम करके। वहाँ पर एक उभार था। अब आप सोचिए, वो ऐसा उभार था कि 1993 में मुलायम सिंह यादव, काशीराम मिले और बीजेपी का हिंदुत्व का उभार बौना हो गया। 92 बाबरी मस्जिद गिरी दिसंबर में, वो भी दिसंबर, मतलब 93 की शुरुआत ही मानी। हाँ, और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरी, 14 दिसंबर 92 को मैनपुरी में रैली हुई, मुलायम सिंह यादव और काशीराम की रैली हुई और वहीं से ऐलान हो गया हम साथ हैं। और उसके बाद उनकी रैली वहाँ हुई, फिर और तमाम जगहों पर हुई, वो चक्र घूमता गया। और जब नतीजे आए तो सब के सब दंग। 109 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, 67 सीटें मिली बीएसपी को और बीजेपी सबसे बड़ी थी पर 176-77 सीटें मिली। लेकिन सब जोड़ करके सरकार बन गई सपा बसपा की। तो वो हर दौर का एक कलेवर होता है, उस दौर का कलेवर अलग था। जब तक काशीराम फिर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा सा बैक हुए बीमारी के चलते, बहन जी ने उनकी देखभाल की। बहन जी को तब तक ये समझ में आने लगा कि तब तक वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, मगर उनको ये समझ में आने लगा कि ये कहानी इसके आगे बढ़ेगी नहीं। तीनों बार उनको अपने दम पे नहीं, मदद लेनी पड़ी।
तो उनको ये समझ में आया कि हमको एक तो इसका एक सिरा और हमको एक नया एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ थे, वो उनके सलाहकार थे, और सतीश मिश्रा की उसमें अहम भूमिका थी कि हमको एक और खोलना चाहिए, हमको इसमें सिरा नया खोलना चाहिए। ब्राह्मण के साथ खासी बात ये थी कि जब 2006 का वो दौर था, वो दौर बड़ा इम्पोर्टेंट था। 2006-7 का बीजेपी हाशिए पर थी उस समय। बीजेपी क्योंकि 2001 में लोकसभा भी हार चुकी थी, और 2001 तक वो मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। 2002 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी जो है उसमें चुनाव में काफ़ी नीचे चली गई। मुझे लग रहा है सीटें बीजेपी की घट करके 89 चली गई थी। 90 सीटें थी, 89 सीटें थी 2002 में चुनाव जब हुआ, और राष्ट्रपति शासन लगा, फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, बीएसपी बहन जी बनी, फिर मुलायम सिंह यादव। तो पहली बात तो बीजेपी कहीं पर भी उम्मीद की किरण थी नहीं कि ब्राह्मण जाएंगे भी तो सरकार नहीं बना पाएगी। उसके बाद थी सपा के साथ क्या था कि ब्राह्मणों पर सपा का उतना फोकस था नहीं। सपा का भी वही था, MY कॉम्बिनेशन फेमस था, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, और उसमें कुछ हम और अदर OBC को भी जोड़ देते हैं, उससे वो सरकार बनाने की स्थिति में सहयोगियों के साथ में आ जाते थे, उससे वो भी संतुष्ट थे। यही विंडो दिखी, ये बहन जी ने रियलाइज़ किया कि ये ब्राह्मण जो है ये अभी बीच में है और अच्छी खासी आबादी है, 12%, कुछ लोग 14% भी कहते हैं, 10 से 14 के बीच में आबादी बताई जाती है, अच्छी खासी आबादी है। और खूबी ये है कि ब्राह्मण का अगर उनको एक साथ मिलता है तो एक परसेप्शन बनता है कि ब्राह्मण साथ में है, तो वो मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाता है। तो बहन जी ने ये प्रयोग किया। तो मैं आपको दावे कर रहा हूँ, अगर काशीराम जी स्वस्थ होते तो इस प्रयोग में पूरा उनका आशीर्वाद होता, क्योंकि काशीराम से ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? काशीराम ने जिस तरह से पॉलिटिक्स में प्रयोग किए हैं, बेबाक और निडर प्रयोग। हाँ, और ये जो प्रयोग था मुलायम सिंह के साथ आने का, ये काशीराम की उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने पहचाना समय रहते कि हमें क्या करना है। कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने दिल्ली में लड़ा, यूपी में लड़ा, पार्टी को और ऐसा विस्तार किया कि बीएसपी आज भी देश भर में वोट बीएसपी को मिलते हैं, कम हैं पर मिलते हैं। तो काशीराम का विजन था उसके पीछे। अब हम फिर आते हैं चर्चा के आखिरी दौर में। अब 70 साल पूरे हो गए हैं बहन जी को, 70 साल। अब इन 70 साल में 4 बार वो रह चुकी हैं देश के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर। बीएसपी गठबंधन करेगी, कांग्रेस से करेगी, सपा से करेगी, दरवाजे ओपन है, AIMIM तक की चर्चा है। अखिलेश यादव ने कुछ इशारा दिया था। अखिलेश यादव ने बहन जी की बहुत तारीफ की है। मतलब जो 15 जनवरी को अखिलेश यादव का पोस्ट देखिए सोशल मीडिया पर, उसमें जो बहन जी के लिए लिखा गया है कि जीवन भर आजीवन संघर्ष किया है शोषित के लिए, उत्पीड़ित के लिए, अत्याचार सहने वालों के लिए, संविधान बचाने के लिए बीजेपी से लड़ी हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने जो लाइन खींच दी है, इसका मतलब क्लियर है कि बहन जी की मुखालफत तो इस पूरे 2027 तक वो नहीं करने वाले हैं। इतनी बड़ी लाइन आपने खींच दी, आपने उनको उपेक्षित, पिछड़ित, वंचित जो तबके हैं उनका आपने एक तरह से मसीहा करार दिया है। तो उस मसीहा के खिलाफ आप बोलेंगे तो कैसे? ऐसा तो नहीं कि पीडीए का मसीहा कह दिया हो, उस लाइन का ये मतलब तो नहीं है? नहीं, उस लाइन का मतलब पीडीए का मसीहा तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर उस लाइन का मतलब, और ये हो सकता है कि बीजेपी कमज़ोर फुटिंग पर है इस समय। ये एक फैक्ट है, बीजेपी वाले भी मानते हैं कि इतना जाति में हिस्सा बट गया है। भाई बीजेपी की ताकत ये थी कि बीजेपी ने हिंदुत्व का एक छाता खड़ा कर दिया था और पिछड़े दलित सबको बिठा लिया था। अब वो छाता उड़ गया है और योगी आदित्यनाथ पे जो स्वजातीय आरोप का, ये ठाकुरवादी राजनीति का ठप्पा लगा हुआ है, उससे ये हो गया या तो एक जात की सरकार चल रही है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अखिलेश यादव को ये समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी गजब की इलेक्शन मशीन है, वो नैरेटिव कभी भी डाइवर्ट कर सकती है। लेकिन अगर इस दौर में ये बटे ना विपक्ष का वोट, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की, देश में भी लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने इकट्ठा होकर के बीजेपी को रोक ही दिया ना बहुमत पाने से अपने दम पर। तो अगर इस दौर में यूपी में ये विपक्ष का मोबिलाइजेशन हो जाता है तो बीजेपी को यूपी से हटाना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो राजनीति तो प्रयोगों की होती है भाई, कौन चाहेगा। बाय द वे मान लीजिए कि सपा बसपा की सरकार बन जाए, मान लीजिए कैबिनेट में अगर 60 मंत्री होते हैं तो वो बंटवारा हो जाए 28 और 32 का या 30-30 का हो जाए, लेकिन सरकार तो रहेगी अपनी। 10 साल का सूखा, विपक्ष में बैठने से बेहतर सरकार इधर 10 साल का सूखा, उधर 15 साल का सूखा, 15 7 से 12 15 साल का सूखा और 10 साल का सूखा।
और आप 5 साल का सूखा और झेलेंगे तो आपके रिसोर्सेस कहाँ जाएंगे, काडर कहाँ जाए। तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि बीजेपी को हराने के लिए एक मैसेज है, ये बहन जी की और भी मैसेज है कि वी आर ओपन, ठीक है। और अगर होता है कि सपा बसपा और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन जैसा अलायंस यूपी में बन जाता है, और हैरान वाली बात नहीं कि ना बन पाए, देश में बन गया तो यूपी में क्यों नहीं बन सकता है। अगर बन गया तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्रांति होने जा रही है। अगर होता है ऐसा तो मुझे लगता है उस पर्सपेक्टिव में भी अखिलेश यादव के इस मैसेज को देख सकते हैं हम। तो ये थी चर्चा की जहां सभी पार्टियां बीजेपी पर अटैक कर रही हैं, वहीं बहन जी बीजेपी के वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी पर असली चोट क्या होती है, उसके वोट बैंक को छीन लेना या अपने में शिफ्ट करा लेना। बीएसपी अब उसी कवायद में है, ब्राह्मण वोट बैंक, जो कि करीब मोटे तौर पर आप रफली समझ लीजिए कि 12% तो है उत्तर प्रदेश में, उस पर अब नजर है बीएसपी की। और ये करिश्मा 2007 में हो चुका है, 27 में होगा या नहीं भविष्य में। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या ब्राह्मण वोटर्स बीएसपी को वोट करेगा, बीएसपी में संभावना तलाशेगा, या बीजेपी के साथ ही रहेगा, या एसपी की ओर जा सकता है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।